हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विद योर नोटबुक्स एंड योर पेंसिल्स। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज का हमारा एजेंडा क्या है? इंट्रोडक्शन टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, थोड़ी सी हम लोगों को इंट्रोडक्शन करनी ज़रूरी है। फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे, मैग्नेटिक एंड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज जिसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, और एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस फॉर NEET perspective. I'll tell you what are the kind of questions which we get from NEET from this particular section. So we are moving on to the introduction to the molecular orbital theory. ये जो थ्योरी थी मुलिकन ने प्रपोज करी थी, और ये थ्योरी कहती है कि जब भी दो एटम्स अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो उनके जो एटमिक ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं और वो ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। उन न्यू ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो दिस इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि ओवरलैप ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स इज गोइंग टू टेक प्लेस। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि कॉम्बिनेशन होती है एटमिक ऑर्बिटल्स की टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वीबीटी में इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं बिटवीन द एटम्स, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं, दे कीप ऑन मूविंग राइट ओवर द मॉलिक्यूल। नाउ वीबीटी जो है वो लिमिटेड है, मतलब वो हमें पैरामैग्नेटिज्म ऑक्सीजन में नहीं बता पाती, ये इसका एक ड्रॉबैक है। वेयर एज इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हमें मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करती है, ऑक्सीजन का जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वीबीटी क्वालिटेटिव प्रिडिक्शंस है, मतलब देयर इज नो मैथमेटिक्स विच इज अटैच टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। whereas MOT quantitative hai, there is logical reasoning behind the magnetic characters of different molecules. Now, how the formation of molecular orbitals take place? Over here, whenever the electron waves they combine, और वो combine करती है in phase, that is constructive interface or constructive overlapping, as we can see over here. तो इन फेज ओवरलैप जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है, जिसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं साई, राइट। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस हो रही है, आउट ऑफ फेस ओवरलैप जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है, विच इज डेजिग्नेटेड बाय psi star. Okay, now over here it is said, according to the LCAO method, which is linear combination atomic model, molecular orbitals जो है वो approximate होते हैं as the weight sums of atomic orbitals. So अगर हम लोग बोल रहे हैं कि bonding molecular orbital बना रहा है which can be designated as psi b, that will be equal to the addition of the wave functions of two different atoms A and B. और अगर वो बना रहा है एंटी बॉन्डिंग, which will be the difference between the wave functions of two psi A minus psi B. So this is the main crux of the linear combination of atomic orbitals or LCAO method, right? Now अगर हम लोग बोलते हैं कि हमें bonding versus anti bonding orbitals, we want to just take a look कि क्या differences हैं, तो constructive interface increases इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई, जो कि लोअर करती है एनर्जी को और मॉलिक्यूल को करती है स्टेबलाइज। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, एक नोड क्रिएट करेगा जहां पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, रिड्यूस करेगा शेयर डेंसिटी और एनर्जी को करेगा रेज, सो डीस्टेबलाइजिंग द मॉलिक्यूल। सो इट मीन्स दैट अगर हम लोग एंटी बॉन्डिंग लेते हैं उसकी एनर्जी इज ऑलवेज हायर दैन बॉन्डिंग। ओके, नाउ ओवर हियर अगर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लें, तो फॉर H2 ये आपको फिलिंग अप ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स में हेल्प करेगा, जो फिर हेल्प करता है इन द
paramagnetism and diamagnetic character. ठीक है. So अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे number 1, we are considering the, let me just change the color of the pen. Okay, so if we are considering over here H2, very important, this is He2, Li2, Be2, C2 and N2 molecules. So इसके लिए the energy is going to be increasing energy. We are going to fill sigma S, which is bonding, which is at the lowest energy. Then it is going to be sigma anti bonding 1s. अगर electronic configuration के ऊपर कोई question आ जाता है, sigma 2s, sigma anti bonding 2s. So this is same for all the molecules. P में there is going to be certain differences. So this is pi 2px, which is equal to pi 2py, and then it would be sigma 2pz. ठीक है. And then this is sigma 2pz के बाद हमारे पास आ जाते हैं एंटी बॉन्डिंग. सो हम लोग पहले पाई एंटी बॉन्डिंग 2px भरेंगे, which is equal to same energy as pi anti-bonding 2py, which is less than sigma anti-bonding 2pz. Now, अगर हम लोग लेते हैं O2F2 Ne2 molecules, for these there is a slight change. So second we are going to take over here O2 F2 Ne2 molecules. So for this, it is of course sigma 1s, as I told you, this is going to be same, less than sigma anti-bonding 1s, less than sigma 2s, less than sigma anti-bonding 2s. अब देखो यहाँ पे पाई चेंज हो जाएगा, तो आपको पहले इन मॉलिक्यूल्स के लिए सिग्मा 2pz फिल करना है. वी विल जस्ट ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर्स इन विच इट विल बिकम क्लियरर. फिर उसके बाद हम फिर करते हैं पाई 2px is equal to pi 2py, which is less than, अब देखो पहले हम लोग पाई एंटी बॉन्डिंग फिल करेंगे, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी एट द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, is equal to pi anti-bonding 2py greater than sigma 2pz. ठीक है. So इस तरह से we are going to fill up. Now this also, the electronic configuration helps us to calculate the bond order, which is very important question for your NEET. तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग डिफाइन करते हैं. मैंने एक ट्रिक आपको बॉन्ड पैरामीटर्स में दी हुई है बॉन्ड ऑर्डर की, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. बट फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करते हैं एज NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2. सो NB, that is the number of electrons in bonding. Na is number of electrons in anti-bonding, and you can calculate the bond order. Bond order will give you whether it is a single bond, double bond or triple bond. So ये basically हमें status देता है covalent bond का. जितना ज़्यादा bond order होगा, so you've already done this, that bond order that is directly proportional to bond dissociation energy, उतनी ही ज़्यादा bond dissociation energy होगी और उतनी ही ज़्यादा stability होगी. और bond length is going to be inversely proportional to this, right? तो जब bond order fractional होता है, please keep this in mind, whenever the bond order is fractional, molecule is paramagnetic.
ओके, सो मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक. तो अगर इंटीग्रल वैल्यू है, द मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी पैरामैग्नेटिक. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग H2 करते हैं तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर इज 1. बट अगर हम लोग H2 पॉजिटिव करते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ है. तो H2 डायमैग्नेटिक हो गया और ये पैरामैग्नेटिक हो गया. ठीक है. अगर हम लोग करते हैं He2, bond order is 0, so diamagnetic. But if we are taking He2 positive, the bond order is half, so this is paramagnetic, right? अगर हम N2 करते हैं bond order is 3, diamagnetic. और अगर हम करते हैं N2 positive तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है दैट इज 2.5, सो दिस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक. ठीक है. इन अ सिमिलर मैनर वी कैन ऑल्सो से कि अगर हम O2 करते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, सो दिस इज डायमैग्नेटिक. O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5, पैरामैग्नेटिक. O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, सो दिस इज अगेन डायमैग्नेटिक. F2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, डायमैग्नेटिक. एंड Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 0, अगेन दिस इज डायमैग्नेटिक. हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस थिंग यू कीप इन माइंड, क्योंकि इस पे से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अरेंज देम इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स कि what is the order of stability, what is the order of bond dissociation energy, what is the order of bond length. तो उसमें higher the bond length, or you can say higher the bond order, higher the bond dissociation energy, and lower is going to be the bond length. Okay, so ये थोड़े से tricks आपने याद रखने. Now what is sigma orbitals and pi orbitals? So sigma orbitals आपको पता है कि they are formed, we've already done in the covalent bonding, कि formed by end-to-end overlap, stronger bond, cylindrical symmetry, internuclear axis से end-to-end overlap उसका होता है, और strongest bond due to maximal overlap. Whereas pi orbital में sidewise overlap होगा, पैरेलल p ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस होती है, और ये इनेबल करता है डबल ट्रिपल बॉन्ड्स एंड शेप रिएक्टिविटी. ओके. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो एज वी ऑलरेडी डन इज गोइंग टू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ फिलिंग अप ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स. जैसे कि हम एटमिक ऑर्बिटल्स करते हैं तो सारे रूल्स ऑफ बॉ प्रिंसिपल विच वी ऑलरेडी डन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल. ऑफबॉ क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट, सो 2s आ गया, फिर 3s, फिर उसके बाद इस तरह से हम लोग फिलिंग अप करते हैं. वी ऑलरेडी डन दिस. Pauli's exclusion principle, so it's a quick revision. Each orbital holds at the most 2 electrons with opposite spins. Hund's rule, electrons maximize unpaired spins across degenerate orbitals, is just a quick revision. Now whenever we are doing the filling of molecular orbitals, so H2 में sigma 1s is going to be filled. मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड इट इज डायमैग्नेटिक एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर एंड नॉट अ फ्रैक्शन. इट्स नॉट अ फ्रैक्शन. ओके. और He2 में सिग्मा 1s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s फिल्ड, बॉन्ड ऑर्डर 0 एंड इट इज अनस्टेबल. तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर, मतलब ये होता है आपका कि अगर नंबर ऑफ electrons in bonding is greater than number of electrons in anti-bonding, then the molecule is going to be stable. If vice versa, that is कि anti-bonding में ज़्यादा है then in bonding, then it is unstable. ठीक है. और अगर equal भी है, Na is equal to Nb, then again it is going to be unstable. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आप कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चंस को. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्ग स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. देन मैग्नेटिक एंड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, paramagnetism, unpaired electrons in molecular orbitals create net magnetic moments causing attraction to the magnetic fields. Diamagnetism, all electrons are pair, so included magnetic effects oppose the field producing weak repulsion. And why molecular orbital diagrams help? Because they make electron spin arrangement explicit, clarifying the magnetic behavior and aiding the prediction.
अब यहाँ देखो फिलिंग अप एग्जाम्पल्स ऑफ O2 एंड इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर. तो यहाँ पे हम 2s से शुरू कर रहे हैं. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 2s2 2p4. सो 2s2 एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, 2s2 आ गया. और यहाँ पे 2p4. So we are filling up this thing, atomic orbitals, sigma s, sigma anti-bonding. Then यहाँ पे हम पहले sigma z भरते हैं और फिर pi भरते हैं. Please keep this in mind. This is very 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 important. ठीक है, ये थोड़ा सा क्योंकि anomalous भी है तो इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी भी है, आपको पता होना चाहिए कि why it is anomalous. Okay. अब यहाँ पे ऑल्दो इट हैज़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक और ट्रिक रहती है कि अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जनरली द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, एंड अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन इट इज डायमैग्नेटिक. जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाता है KO2, तो बताओ ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है. तो इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं. पोटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 19 एंड प्लस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8, 8 2s are 16. So this comes to 9 and 6 is 25, 35 आ जाता है ये. तो ये ऑड नंबर आ रहा है. तो अगर ऑड नंबर आता है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक. तो इस तरह से भी हम लोग पैरामैग्नेटिज्म जो मॉलिक्यूल्स का है क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ऑक्सीजन में हमारे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 16 आ रहे हैं, बट स्टिल इट इज पैरामैग्नेटिक. दैट इज बिकॉज ऑफ the two unpaired electrons and the molecular orbital arrangement which makes it paramagnetic. Okay, so magnetic जो susceptibility होती है measurements की वो MOT की predictions के साथ align करती है in case of oxygen. So we've already done bond order क्या होता है, indicate the number of chemical bonds between pair of atoms, single, double, triple bonds. Bond order is 1, single bond, bond order 2, double bond, bond order 3, triple bond. Bond length, higher bond order results in shorter bond length. So we've already done this. Bond strength increases with bond order. Already done this. Spectroscopic and crystallographic data confirms trends, making bond order a tool for predicting reactivity and properties. So what is going to be the application and limitations of for NEET perspective? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है फॉर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायटोमिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो आपको मेमोराइज करना है सिर्फ ऑर्डर ऑफ फिलिंग एंड प्रैक्टिस क्विक राइटिंग. दैट इज इंपॉर्टेंट. बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशंस, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर यूजिंग द फॉर्मूला. तो वो हमने बॉन्ड ऑर्डर उस तरह से भी करा था कि वी डिड दिस 10, 11, 12, 13, 14. जिन्होंने नहीं देखा है ये वाला, प्लीज़ आप यू कैन गो बैक टू द बॉन्ड पैरामीटर्स एंड सी हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर्स. तो अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3, डिक्रीज होगा 2.5, 2, 1.5 एंड 1. और 14 से अगर ज़्यादा है 15, 16, 17 एंड 18 फिर से डिक्रीज होगा 2.5. दीज आर द इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स आई एम टॉकिंग ऑफ. 2, 1.5 एंड 1. राइट. So if we're talking of nitrogen over here, nitrogen is a 14 electron system. So the bond order for this is 3. So इस तरह से भी आप bond order calculations और उन questions को देख सकते हो. Determine if a molecule is paramagnetic or diamagnetic. ये मैंने आपको बता दिया कि अगर odd number of electrons होते हैं तो वो paramagnetic होता है, और अगर even number of electrons होते हैं तो वो diamagnetic होता है. Oxygen is an exception. Orbital diagrams and comparisons भी आपको आ सकता है. Draw and compare orbital diagrams. So you have to pay attention to comparative questions and exception patterns. Assertion reason जो है that can come from this. So this is all what we have today, guys. In our next lecture we are going to talk about resonance, जो कि आपको organic chemistry में भी बहुत ज़्यादा help करता है. तो please make it a point to see that lecture completely.